वेलकम टू दिस चैनल और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को पी वाई क्यू क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्लास 12 फिजिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with today's question number 1. Okay, so in this question we are given one can determine the direction of the electric field around a stationary charge with the help of electric field lines. What do you say understand by the electric flux? तो पहली चीज पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये पूछा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपको पता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द, देखो एक एरिया से, ये एरिया है, जस्ट अ सेकेंड, ये एरिया है, एक सरफेस इसका एरिया है, इसकी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नॉर्मली पास हो रही है, तो देखो नॉर्मली अगर कोई एंगल पे बना रहे होंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एरिया वेक्टर, देखो एक बार फिर से, ये एरिया, ओके, सरफेस है, इसका एरिया रहा, एरिया वेक्टर इसका नॉर्मल होता है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरह है, थीटा एंगल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट डायरेक्शन में ले लेंगे, जो कि हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। सो फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फ्लक्स, फॉर्मूला ये है इसका। और डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी भी सरफेस से नॉर्मली, ये ध्यान रखना। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, तो मैंने बताया ना आपको, फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, तो क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द ऐसा यूनिट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। इससे पहले स्टेट गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल फॉर्म। गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है, गॉसेस थ्योरम की बात करते हैं। गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है, देखो गॉसेस थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज, पहली कंडीशन क्या है, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, एक क्लोज सरफेस है, ओके, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, तो इसके अंदर इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही होगी, इस क्लोज सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है नॉर्मली, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है नॉर्मली इसके सरफेस से, वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, वो होगी इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। एक बार फिर स्टेटमेंट में लिख देता हूँ उसको, कितना फ्लक्स इसमें से पास हो रहा, किस में से, क्लोज सरफेस में से, फाई क्लोज्ड, इनक्लोज इनफैक्ट, ठीक है, वो कितना होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड। अब आपको चार्ज इनक्लोज तो समझ में आ गया कि ये हमारे पास गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस है, सब कैसा भी हो सकता है वो। अभी मैंने क्यूब ले लिया, इसमें से कितनी, इसमें से कितना चार्ज है अंदर, वो क्लियर है, सपोज 2 कूलम चार्ज है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है, हमें क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट पता है ना क्या होता है, परमिटिविटी, मतलब कि जो मीडियम है, मीडियम के बारे में बताया कि मीडियम कौन सा है इसमें, ठीक है, जितना, और मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलाउ कर दे, वो परमिटिविटी होती है, ठीक है। तो हमें क्या डिवाइड, चार को इससे डिवाइड कर देंगे, परमिटिविटी से, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से, जो भी मीडियम होगा, अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी फ्लक्स, ये हो जाएगा फ्लक्स, गॉसियन थ्योरम हो जाएगा ये। तो गॉसियन थ्योरम मैंने बताया, क्वेश्चन क्या था, फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन क्लोज सरफेस इज क्यू नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज प्लस क्यू बाय यूजिंग गॉसियन और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी आउटसाइड द शेल इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब देखो इनसाइड द और आउटसाइड द शेल की बात करी तो यहाँ पर करता हूँ उसको, ठीक है। देखो क्या बोला है कि एक स्पेरिकल शेल है, उसमें चार्ज कितना है, एक बार देखने दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के साथ ही करते ना, थोड़ा बेटर रहेगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जरा यहाँ पर करते हैं इसको थोड़ा, ओके, अब ठीक है। तो देखो क्या बोले, एक आर्थ क्वेश्चन रेडियस का क्वेश्चन सरफेस है, स्फेरिकल शेल है, इसमें चार्ज कितना है, इसके सरफेस में क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम लगा के बताओ कि आउटसाइड और इनसाइड में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आउटसाइड के लिए कर लेते हैं, पहले आंसर ही बता देते। देखो
जब हम करेंगे ना, पहली बात तो ये पूरा जो हमारा स्पेयर है, चार्ज स्पेयर है, ऐसा पॉइंट चार्ज बिहेव करता है आउटसाइड पॉइंट के लिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कितनी होती है बोलो, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज मैं बोल रहा हूँ स्मॉल आर डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना फिर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पॉइंट जो एक चार्ज शेल के बाहर है, ओके, चार्ज स्पेरिकल शेप के बाहर है, उसके लिए वो शेल, चार्ज शेल किसकी तरह बिहेव करती है, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करती है। ठीक है, पॉइंट चार्ज बिहेव करती है। आप कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, एक बार साइकिल को छोटा कर देते हैं, ये रहा शेल हमारा और ये पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे निकालना है, आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेंटर से, तो यहाँ पर एक क्या बना दो, गॉसियन सरफेस बना दो। इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या रहेगी, एक स्पेरी बन जाएगा, क्लोज सरफेस हो गई है। ठीक, डॉटेड बना है लेकिन क्लोज है। ठीक है, ओके, गॉसियन पर ऐसे दिखा रहे हैं। अब हमें पता ना कैसे गॉसियन लगा, गॉसियन कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है, 3 स्टेप में लगाएंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, गॉसियन सरफेस बना दी। कैसी होनी चाहिए गॉसियन सरफेस, क्लोज होनी चाहिए, बनाया मैंने क्लोज उसको। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, जिस पॉइंट पे निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास होनी चाहिए, वो भी कर दिया। तीसरी चीज़ क्या करेंगे, तीसरी चीज़ ये करेंगे कि सिमेट्री होनी चाहिए, और इसमें सिमेट्री है। देखो हर एक पॉइंट पे ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ होगी इस तरह से, और एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस किसी भी पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस में ले लें तो वो भी बाहर की तरफ होगा। हर एक पॉइंट पे एंगल 0 डिग्री है, हर एक पॉइंट पे एंगल 0 डिग्री है, किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यानी कि सिमेट्री है। तो ये कंडीशन गॉसियन सरफेस की पूरी होनी चाहिए। पहला स्टेप क्या बोला मैंने, गॉसियन सरफेस बनाओ। पहला स्टेप क्या बोला मैंने, गॉसियन सरफेस बनाओ, ये 3 कंडीशन को ध्यान रखते हुए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, फ्लक्स क्या होता है, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस। ठीक है, यही तो फ्लक्स होता है, फ्लक्स निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये सारे पॉइंट ना आर डिस्टेंस पे, क्योंकि हमने स्पेयर आर डिस्टेंस का बनाया गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा फिर से बनाओ। ठीक है, एक प्रॉपर जगह बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा स्पेस मिले, यहाँ पर ठीक रहेगा ना, यहाँ पर ठीक रहेगा। ओके, देखो तो यहाँ देखो ऐसे है कुछ, ऐसे था ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये और गॉसियन सरफेस ऐसी थी। ओके, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, तो पहला बताया मैंने गॉस थ्योरम लगा, मतलब अभी गॉस थ्योरम नहीं लगाएंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स क्या था, ई डॉट डी एस। ठीक है, अब देखो ई और डी एस के बीच में कितना एंगल है, यहाँ पर है ना, ई या फिर यहाँ पर ले लो, चलो ये पॉइंट तो यहीं पर है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो कितना आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर एक पॉइंट में ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि आर डिस्टेंस पे है ना, इसलिए कांस्टेंट है। और डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एंगल मैंने बताया cos 0 है। ठीक है, cos 0 1 होता है, क्योंकि हर एक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 90 डिग्री पे हर एक पॉइंट पे। ओके, तो डी एस पूरे स्पेयर का एरिया चाहिए, मतलब कितना है, वो है ई 4πr²। ठीक है, तो फ्लक्स क्या आ गया, फ्लक्स आ गया ई 4πr²। अब लगा देंगे गॉसेस थ्योरम। वो क्या है, फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 चार्ज इनक्लोज। ठीक है, बस इन दोनों को इक्वेट कर दो ना, फ्लक्स है तो आ जाएगा ई 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, तो ई क्या आ जाएगा, 4π² नीचे आ जाएगा, 1/4πε0 यू इनक्लोज अपॉन r²। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इसीलिए वो आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट चार्ज से, इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो फॉर आउटसाइड पॉइंट चार्ज बिहेव लाइक द स्पेरिकल सरफेस बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इनसाइड के पॉइंट के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक सजेशन मुझे आया था कमेंट में कि लॉन्ग वीडियो बनाओ, बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ट्राई करूँगा, जैसे यही क्वेश्चन में इसके सब पार्ट थे तो लंबी वीडियो बन रही है। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो ऐसा होगा
इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो गए तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे अभी के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है एक ही क्वेश्चन अभी आधे में बचा, 10 मिनट की हो गई वीडियो, ठीक है। तो इसलिए छोटी वीडियो रखेंगे, ओके, एक क्वेश्चन ही करेंगे इसमें, ओके। आगे देखते हैं। तो इनसाइड पॉइंट के लिए निकाल लेंगे। इनसाइड पॉइंट के लिए फिर से देखो, हमारे पास चार्ज पे ऐसा था कुछ, ओके, क्यू चार्ज था इसमें, और इस गॉसियन सरफेस देखो हमें इनसाइड बनाना है। अब देखो तो ये चार्ज पे को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये रहा क्यू चार्ज है इसमें, इसकी पूरे सरफेस में क्यू चार्ज है ना, इस तरह से। क्वेश्चन इसके इनसाइड पॉइंट में निकालना है, वो भी सपोज मैं आर डैश बोल देता हूँ, आर डैश में निकालना है। तो क्या करोगे, तो फिर से गॉसियन सरफेस बना दो, आर डैश से गॉसियन सरफेस बना रही इनसाइड होगी वो, ठीक है। इसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये आर डैश गॉसियन सरफेस बना रही स्फेरिकल फिर से, ठीक है। एक बार फिर से बनाएंगे इसको, तो ये देखो ये गॉसियन सरफेस बनाई आर रेडियस की, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, क्या पहला स्टेप गॉसियन सरफेस बना दी है, आर रेडियस की, आर डैश रेडियस की गॉसियन सरफेस बना दी है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो दूसरे स्टेप में फ्लक्स कितना हो जाएगा तो हमें पता है, फिर से ई डॉट डी एस आ जाएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में बढ़ जाती है क्योंकि आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और देखो तीसरा गॉसियन थ्योरम लगा दे, गॉसियन थ्योरम क्या, 1/q एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज। अब बताओ मुझे, पूरा का पूरा चार्ज तो ये बाहर वाली शेल में, ठीक है, शेल में है ना पूरा, क्योंकि ये तो क्या है, एक स्पेरिकल शेल है, अंदर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस स्पेयर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, 0 चार्ज इनक्लोज है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो रहा है, फ्लक्स आ गया 0, फ्लक्स आ गया 0, तो ये भी 0 होगा, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स 0 आ गया। अब एरिया तो 0 हो नहीं सकता, क्या एरिया 0 हो सकता है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर तो एरिया 0 हो नहीं सकता। ये 0 क्या होगा, मतलब आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, ये 0 हो नहीं सकता एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगी इसका मतलब, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी स्पेरिकल चार्ज सेल के अंदर, ओके। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस कितना है, ठीक है, किस केस में पूछा है ये। तो पहले तो इसमें, हाँ, मैं फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मेंशन पॉइंट वायर, ओके। ये सॉरी, ये मैंने पहला क्वेश्चन दूसरा देख रहा हूँ, क्वेश्चन तो दूसरा था ना, ओके, वेट अ सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन से हमने इनसाइड आउटसाइड निकाल दिया, तो ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो 12 मिनट का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन निकाल देखते हैं, टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, अ बॉडी ऑफ मास m इज चार्ज नेगेटिवली, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। एक बॉडी है, उसमें चार्ज नेगेटिवली चार्ज है, पहला पॉइंट। ड्यूरिंग चार्जिंग देयर इज चेंज इन मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जब चार्ज करेंगे तो बॉडी के मास में चेंज आएगा, पॉज करके सोचो चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आंसर क्या है इसका, यस ट्रू, लिखा भी है, आंसर लिख के दे रखा है। अब रीज़न भी तो बताओ क्यों आएगा चेंज। अब देखो नेगेटिव चार्ज कब आती है, जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का मास, हम वैसे तो बहुत कम है बट है तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो मास बढ़ेगा बॉडी का। द बॉडी कैन बी चार्ज टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वेयर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है आपने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्या बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि कोई भी चार्ज होगा वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के टर्म में होगा, जिसमें एन क्या है, नंबर इंटीजर है। एक चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 2.5 कैसे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। 2.5 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिटी ई है, ये 0.5 इलेक्ट्रॉन का कुछ मतलब है क्या, कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसलिए गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल चार्जिंग द बॉडी बाय इंडक्शन न्यू चार्जेस आर क्रिएटेड इन इट। ऐसा होता है क्या, देखो एक कंडक्टर है यहाँ, तो एक चार्ज बॉडी इसके पास लेके आया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास लेके आया, और क्या होगा, पॉजिटिव क्या करेगा, अब ऑलरेडी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा,
इधर आ जाएंगे। कंडक्टर है क्योंकि चल कंडक्टर के में इंडक्शन होगा, उसमें भी हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक में भी हो सकता है ना, इंसुलेटर में भी हो सकता है, लेकिन हम एंटी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। उसमें पोलराइजेशन होगा। ओके, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ। क्या नया चार्ज क्रिएट हुआ? नहीं हुआ नया चार्ज क्रिएट, बस ये क्या हुआ है, चार्ज मूव कर गया एक साइड। पोलराइजेशन में भी कुछ ऐसे होता है, उसमें भी चार्ज क्या होता है, मूव नहीं करता, बट कुछ इस तरह से। अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूँ, अगर देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसको, तो क्या होगा, तो जो इसके डाइपोल होते हैं, अगर सपोज ये पोलर है, पोलर में तो क्या हो जाएंगे, डाइपोल अलाइन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तब यहाँ पर नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है सपोज, और यहाँ पॉजिटिव, तो नया चार्ज थोड़ी क्रिएट हुआ। ठीक है, बस। और अगर मैं बताऊं नॉन पोलर की बात करूं, नॉन पोलर में क्या होता है, जो जो एटम्स होंगे उसमें डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर अब थोड़े दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। इतना अच्छे से बन नहीं रहा है। ठीक है, दूसरे सेटअप पे मैंने ट्राई किया था, बट उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, और बोर्ड में प्रॉब्लम है कि ना मेरे पास बोर्ड में फिर मैं क्वेश्चन लिखना, ये सारी बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट लगता है उसमें, वो मेरे पे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी पीडीएफ से करा रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश रहेगी मेरी कि इसको थोड़ा और बेटर तरीके से सेटअप के साथ, जिसमें कॉपी पेंसिल के साथ बता सकूँ। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। बाकी आपके फीडबैक बिल्कुल मुझे ज़रूरी होते हैं, ताकि फीडबैक को, मैं बहुत सारे फीडबैक पढ़ता हूँ और वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाती, बट मेरे माइंड में रहता है कि जब भी वो चीज़ सूटेबल कंडीशन मुझे मिलेगी और ऐसा पॉसिबिलिटी होगी तो उनको अप्लाई कर सकूँ। बिल्कुल सारे फीडबैक सुनता हूँ। ठीक है, और मैं हमें ओपन रहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कमियाँ है वीडियोज़ में, कैसे इम्प्रूव किया जाए कंटेंट को आप लोगों के लिए। तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा माइनस पॉजिटिव, और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इस तरह से ना। तो बेसिकली नया चार्ज फिर भी क्रिएट नहीं हुआ है, बस चार्ज क्या हुआ है, थोड़े अलाइनमेंट में चेंज आ गया इसमें, तो नया चार्ज क्रिएट नहीं होता इंडक्शन में भी। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लेस देन देयर इज मीडियम बिटवीन देम इज लेस देन व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन देम। ठीक है, तो देखो ये सही बात है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, दो चार्ज के बीच फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो अगर मीडियम क्या हो, सपोज मीडियम कितना है, देखो पहली बात तो इसका फॉर्मूले से देख लेते हैं पहले। तो कोई और मीडियम होता है ना, एप्सिलॉन होता है, अगर तो एप्सिलॉन होता है मीडियम, तो एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन R क्या है, ये बता रहा है, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब जो दूसरा मीडियम है उसकी परमिटिविटी वैक्यूम से कितनी है। जैसे कि वाटर की 81 होती है, वाटर की कितनी होती है, वाटर की जो परमिटिविटी है ना, वो वैक्यूम से कितनी है, वैक्यूम की परमिटिविटी से 81 टाइम्स है, तो इसे ER बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मीडियम है, अगर फोर्स की टर्म में बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिड्यूस कर दे रहा है, ये फोर्स को कितना रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, देखो जो चार्जेस है, अगर मैंने क्या किया, इनको ये वैक्यूम में इन पे फोर्स लग रहा है 100। ठीक है, अब इसमें मीडियम रख दिया कोई और मीडियम, तो हम क्या देखते हैं, फोर्स रिड्यूस हो जाता है। फोर्स रिड्यूस हो जाता है, कितने टाइम रिड्यूस हुआ, 2 टाइम हुआ, 3, वही हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, कितने टाइम रिड्यूस हुआ। ठीक है, और वो भी क्यों होता है, रिड्यूस भी क्यों होता है, बोलोगे क्यों हुआ रिड्यूस। देखो अब मीडियम क्या करेगा ना, मीडियम में जो भी मीडियम, दूसरा मीडियम है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्टॉप कर देगा, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक पहुँच पाएगी, इसलिए फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मीडियम है वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, रोक देगा। ओके, दैट इज़, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा, फॉर्मूले से ही मैंने समझाया। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो थोड़ा अभी मुझे भी मैं लगता है कि जो एनर्जी लेवल वीडियोस में हाई रहना चाहिए, तो जहाँ लो लगता है मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ। अभी हाई फील हो रहा है, तो लेट्स कंटिन्यू। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और एक बार रिपीट फिर से करूँगा, हर वीडियो में करूँगा, चाहे कुछ भी बोलो आप, क्योंकि यही तरीका है। और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं खुद भी पता होने के बावजूद जैसे डेविड हुआ एग्ज़ाम्स में,
PYQ question. Do PY question. Whether you're giving for competition, do PY question. It is a must. ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने चेंजेस पेपर पैटर्न अपने जो मैंने अटैम्प्ट किए पेपर और तरह के पेपर करे, तो जब मैंने PYQ करके गया हूँ बहुत अच्छे से पेपर बहुत अच्छे हुए, जब नहीं किया बहुत ख़राब गए। ठीक है, तो PYQ सबसे पहले, और चीज़ें भी कर लो बट PYQ तो छोड़ना किसी भी हालत में नहीं। ओके, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, तो डाइपोल बन गया ये, है ना। दो चार्जेस है इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर वो डिस्टेंस से सेपरेटेड है 2a, डाइपोल बनता है। इसको अरेंजमेंट क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। डिफाइंड इट्स मोमेंट क्या होता है? और डिस्टेंस 2a, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2, ये तो होता है डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला समझ में आ गया, लेकिन होता क्या है ये, मतलब क्या है इसका, समझाता हूँ ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल है। अब आगे पढ़ा है आपने, अभी बता देता हूँ मैं। इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सेम बॉडी पे फोर्स है इसलिए नेट फोर्स 0 है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग है, टॉर्क लगता है। पढ़ा है ना आपने डेरिवेशन, अभी बता दिया मैंने। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, इस पे टॉर्क में रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक कपल लग रहा है, दो टॉर्क लग रहा है, एक बार एक टॉर्क इधर लग रहा है, एक टॉर्क इधर लग रहा है, कपल लग रहा है। कपल कितना लगता है टपल? वो P क्रॉस C या P साइन थीटा। क्या दो डाइपोल है सपोज, ये पहला डाइपोल और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये दूसरा, इसकी लेंथ डबल है। देखो ये डाइपोल कितना रोटेट करेगा हमने देख लिया। कितना रोटेट दो पार्ट पे डिपेंड करता है। देखो एक डाइपोल लिया मैंने, छोटा डाइपोल, इसकी लेंथ L है, 10 लेंथ है इसकी सपोज, और एक की लेंथ डबल है, इससे डबल है, चार्ज सेम है। कौन सा ज़्यादा रोटेट करेगा? हम ऑब्जर्व करते हैं, फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ये ज़्यादा रोटेट करेगा। जिसकी लेंथ ज़्यादा है ना वो ज़्यादा रोटेट करेगा, उस पर टॉर्क ज़्यादा लगेगा। समझ में आई बात? जिसकी लेंथ ज़्यादा है इस डाइपोल की, वो ज़्यादा रोटेट करेगा, उस पर टॉर्क ज़्यादा लगेगा। पहली बात समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरी बात, जिसमें चार्ज ज़्यादा है, दो डाइपोल है, लेंथ सेम है, लेकिन चार्ज इसमें प्लस, ये माइनस Q 2Q, इसमें प्लस 2Q, किस में टॉर्क ज़्यादा लगेगा? इस पर टॉर्क ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो किस पे टॉर्क ज़्यादा लगता है? जिस डाइपोल की लेंथ ज़्यादा है और जिस पे चार्ज ज़्यादा है। लेंथ ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा, तो स्ट्रेंथ जो है डाइपोल की वो यही तो है, कितना रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही तो स्ट्रेंथ है उसकी, उसको ही बता रहा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल में स्ट्रेंथ को बता रहा है, और स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है चार्ज कितना है और लेंथ कितना है डाइपोल का। तो जिसका ज़्यादा डाइपोल, और देखो टॉर्क के फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, दिस इज P क्रॉस C या P साइन थीटा, साइन 90 कर लेते हैं। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट जब 90 डिग्री पे वो लगता है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम अपॉन ये। तो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से? ठीक है, इट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कितना मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो जिस पे ज़्यादा लगेगा टॉर्क उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये बताया मैंने, आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, इसके बाद इफ द अबव सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ स्फेरिकल शेल, वुड बी द नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट। अगर इसको स्फेरिकल शेल में प्लेस कर देते हैं, देखो ये डाइपोल को क्या किया, स्फेरिकल शेल में प्लेस कर दिया। ठीक है, और तो कितना फ्लक्स आ रहा होगा? एकदम से गॉसेस लॉ आना चाहिए दिमाग में। गॉसेस लॉ क्या बोलते हैं? चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? 1/ε0 चार्ज इनक्लोज। मुझे बताओ चार्ज इनक्लोज कितना है? माइनस क्यू भी इनक्लोज है, प्लस क्यू भी इनक्लोज है। नेट चार्ज इनक्लोज कितना हो गया? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। खत्म। समझ में आया? फिर से एक बार, चार्ज इंटू स्फेरिकल शेल के अंदर कितना है? माइनस क्यू है, प्लस क्यू, टोटल कितना है? चार्ज तो स्केलर है ना, अलजेब्रिक सम हो जाएगा बस। माइनस क्यू प्लस क्यू 0। कितना चार्ज इनक्लोज है? 0। तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स ये तो बोला कितना चार्ज इनक्लोज है अपन एप्सिलॉन 0 चार्ज इनक्लोज है, तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। वो भी पूछता तो वो भी बता देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, द अबव सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एट एंगल
थीटा होना चाहिए यहाँ, ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ, एंगल थीटा होना चाहिए विद इट ऑब्टेन रिलेशन फॉर द टॉर्क। अभी मैंने समझाया था वही चीज़ है, कर देंगे उसको, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर डायग्राम बहुत बढ़िया सा दिया, मैं क्यों बनाऊँ अपना वे का डायग्राम जब दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बना रखी है, ऊपर की तरफ माइनस क्यू, माइनस पे कितना चार्ज लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू ही लगता है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, बेसिक फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से आ गया F इक्वल टू क्यू ही, इस पे माइनस क्यू लगेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें प्लस क्यू इस डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात। फिर से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार फिर से आराम से बोलता हूँ, जल्दी नहीं बोलता। F इक्वल टू माइनस क्यू ही, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेट फोर्स कितना, मैग्नीट्यूड देखो ना, माइनस प्लस मत देखो, डायरेक्शन बता रहे हैं। क्यों इस भी पूरी एक बॉडी है ये, इस पे इतना फोर्स है, इस पे इतना फोर्स है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो नेट फोर्स कितना, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर 10 फोर्स लग रहा है, उधर भी 10 फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इतना जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी आगे पीछे। लेकिन इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। सेम बॉडी में अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली लग रहे हैं, और ये ठीक है सेंटर ऑफ यहाँ से है ना, ओके। तो ये टॉर्क, ये कपल बनाएंगे। देखो ना क्या होता है, पहले टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। जब भी कोई बॉडी में फोर्स लगेगा और लाइन ऑफ एक्शन उनके अलग अलग होंगे तो कपल बनता है। जैसे बॉटल का ढक्कन है, जब आप खोलते हो क्या करते हो, उंगली से यहाँ फोर्स लगाते हो, थंब से यहाँ फोर्स लगाते हो, तो पैरेलल दो फोर्सेस होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो कपल बनाते हैं। तो कपल लग रहा है, इस पर निकालते हैं कपल कितना लग रहा है। कपल का फॉर्मूला हमने पूरी डेरिवेशन डायरेक्टली आंसर में बता रहा हूँ। कपल का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ कपल कितना आएगा, मूवमेंट ऑफ कपल बेसिकली दो टॉर्क है वो, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज आइदर फोर्स, कोई दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है क्योंकि आइदर फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल है, ठीक है, आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच डिस्टेंस तो ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ठीक है। मान लिया इनका एंगल कितना है, डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ, एक मिनट, क्या हो गया इसको, तो देखो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है। साइन थीटा लगा दो ना, ये 2 है, ये 2 है, साइन थीटा हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है, ये नहीं है, ये है। साइन थीटा से ज़्यादा साइन थीटा लगा दो यार। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा, देखो थीटा की ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 है। तो जो डिस्टेंस है ये पी जो बोल रहा हूँ उसको 2a साइन थीटा आया कि नहीं आया, ठीक है। मैंने मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या बोला, मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या बोला, आइदर फोर्स कितना लग रहा है किसी भी एक पे बताओ, क्यू ए फोर्स लग रहा है, और कितना है वो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, ठीक है। और ठीक है यहाँ पर देखो q इंटू 2a क्या बताया, थोड़ी देर पहले बताया था, q इंटू 2a, p बताया था कि नहीं बताया था, p साइन थीटा, p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इसको p क्रॉस ई भी तो बोल सकते हैं। यही तो था मोमेंट ऑफ कपल, जो टॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ये हो रहा है टोटल टॉर्क, है ना। कब दो टॉर्क लग रहे हैं, इसलिए मोमेंट ऑफ कपल बोलना ज़्यादा बेटर है, बुक्स में टॉर्क लिखा रहता है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन रह गया क्या, नहीं रह गया, सारे हो गए क्वेश्चन, ओके। मतलब अगले क्वेश्चन तो है ही, वीडियो के लिए 30 मिनट्स की वीडियो और करें, नहीं यार नहीं करते, और ठीक है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी फीडबैक और राइटिंग के लिए, इस तरह से लिखने के लिए थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल या समझ नहीं आएगा तो उसको मैं टाइटर करने की आगे वीडियो में कोशिश करूँगा, बट मुझे लगता है कुछ वीडियो ऐसी चलानी पड़ेगी। फिर भी आपके कोई फीडबैक रहेंगे, कोई भी सजेशन है, कोई अगर वीडियो पसंद आए शेयर करना है इसको। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसी वीडियो कंटिन्यू करेंगे।